नौशहरा से करीब 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। तो आज कई हाई प्रोफाइल सीट्स पर नामांकन दाखिल किया जाएगा, जहां एक तरफ पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा बेमेना से अपना पर्चा भरेंगे, उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं तो बडगाम से भी अपना पर्चा भरेंगे। गांदरबल से पहले भर चुके हैं। रविंद्र रैना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। नौशेरा से राजौरी के नौशेरा से अपना पर्चा आज भरने वाले हैं। तो कई दिग्गजों का आज नामांकन है। सेकेंड फेज जिसके लिए मतदान 25 सितंबर को होना है और सेकेंड फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सेकेंड फेज में सेंट्रल कश्मीर की बहुत सारी सीटें हैं जिस पर मतदान होना है, जिसमें श्रीनगर और डाउनटाउन का इलाका भी शामिल है और ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। आज कई दिग्गज हैं जो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं, आज बडगाम से अपना पर्चा भरेंगे। श्रीनगर के बेमेना से तारिक हमीद कर्रा और राजौरी के नौशेरा से रविंद्र रैना अपना आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं तकरीबन 11 बजे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का। मेरे साथ श्रीनगर से सरोज जुड़ चुके हैं, बडगाम से आबिद हुसैन जुड़े हुए हैं और समीर जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले तो बताइए, रविंद्र रैना आज अपना पर्चा भरेंगे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हर तरफ से आशीर्वाद लिया जा रहा है जीत का। देखिए बिल्कुल जैस्मिन, आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस तरह आपने खुद भी कहा। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला पहले तो गांदरबल से कल चुनाव प्रक्रिया में कूदे, लेकिन आप बडगाम से इसी तरह से तारिक हमीद करा। लेकिन जो जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू डिवीजन में जो वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल सीट है वो नौशेरा है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ रविंद्र रैना दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और उनके मुकाबले में है इंडिया ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी 2009 में बीएसपी से लड़े थे, 2014 में पीडीपी से लड़े थे, उसके बाद वो कुछ देर बीजेपी में गए, लेकिन फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस का सपोर्ट है, पीडीपी भी यहाँ से लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो रविंद्र रैना और जो तगड़ा मुकाबला और बहुत क्लोज कंटेस्ट होने वाला है वो सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना के बीच में होने वाला। तकरीबन 87,000 वोटर है यहाँ पे अगर हम नौशेरा की बात करें, और यहाँ पे कई मुद्दे हैं, उनसे मैं खुद बात करूंगा जो लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आज का प्रोग्राम की बात करूं तो रविंद्र रैना एक रोड शो निकलेगा यहाँ जो ओल्ड ब्रिज है वहां से, और जो ये आपको दिखेगा ये बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड है, यहाँ पे ये नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक तकरीर होगी, यहाँ पे एक पब्लिक रैली होगी जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं जैसे जी कृष्णा रेड्डी हैं जो कि इंचार्ज हैं, इलेक्शन इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और यूनियन मिनिस्टर वो भी होंगे, तारन चूग होंगे, राम माधव होंगे, हिमाचल से जो अनुराग ठाकुर हैं जो वो उनको भी आना था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, अभी उसकी कंफर्मेशन हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो आप फ्लैग्स देख रहे हैं, आप जो नेशनल जो बीजेपी के फ्लैग्स हैं हर तरफ से, और जहां जहां हम गए बाजारों में, मार्केट्स में, और जहां जहां पे हमारी नजर गई आज वहां हमने देखा कि पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का दिन है प्रेसिडेंट का, बीजेपी के प्रेसिडेंट का, तो जाहिर तौर पर उनके सपोर्टर यहाँ के लोगों में बड़ी उत्साह है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये नरेंद्र शर्मा है, ये चेयरमैन है नौशेरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वहां से, और बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी बारी बारी बात करेंगे। आप आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और क्या कहेंगे रविंद्र रैना के बारे में? आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है श्री रविंद्र रैना जी जो स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि वो अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं, और उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं राम माधव जी और जी कृष्णा रेड्डी जी आ रहे हैं। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर बाहर से लोग पहुंच रहे हैं बस अड्डा नौशेरा के अंदर, और यहाँ पुल है कि नीचे हमारा शमशान घाट के पास, वहां से रैली शुरू होगी, और लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद बस अड्डे पे वहाँ एक बहुत बड़ी हमने जनसभा रखी हुई है, और जनसभा करने के बाद वो कहते हैं कि जो बाहर पिछले 5 साल 10 साल में यहाँ काम, उसके बारे में क्या आपको लगता है, सेटिस्फाई हैं यहाँ लोग? पिछले जो 10 साल में जो काम रविंद्र रैना जी या बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, इतने काम मेरे ख्याल में 70 साल के अंदर उस नौशेरा के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुए। यहाँ तक ये बॉर्डर के अंदर आए दिन वहाँ पे गोलाबारी होती थी और लोग वहाँ पे शरणार्थी बन के यहाँ कैंपों में आते थे, और यहाँ पे अब पूरे बॉर्डर के ऊपर अभी बंकर बने हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। जो टनल देखने के लिए हम बाहर जाते थे, आज नौशेरा के अंदर टनल बने,
और नौशहरा के अंदर जितने भी है, जो ट्रांसफार्मर है या हॉस्पिटल का काम है, कॉलेज है, और यहाँ से देखिए एक दंदानी से लेकर एक ननियाल तक देखिए पुलों का एक जाल बिछा हुआ है, 15-20 पुल बन रहे हैं, और इतनी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में 70 साल के अंदर नहीं हुई जितनी। आप अपना मैं आबी गुप्ता नौशहरा से। क्या कहेंगे आज के? हाँ, आज का एक बहुत खुश खबरी वाला दिन है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आज नॉमिनेशन अपना भरने जा रहे हैं। तो आज हमारे ये जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बता ही दिए, तो इधर बस स्टैंड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, उसके बाद अपना नॉमिनेशन। युवाओं को कितना उत्साह है? युवाओं को बहुत ही उत्साह है। युवाओं में जो एक था कि हमारी रोजगार के लिए, तो रोजगार भी बहुत है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो टनल का कहते थे हम, बाहर पहले जम्मू कश्मीर से बाहर देखते थे ये क्या चीज है, ये टनल है, हमें पता नहीं था। आज हमारे जम्मू नौशहरा के अंदर 2 टनल्स जो रेडी होने जा रहे, नेक्स्ट ईयर में रेडी हो जाएंगे और जनता के बीच वो समर्पित हो जाएंगी। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले 10 साल से। 3 साल वो एमएलए भी रहे, फिर गवर्नमेंट जब टूट गई तो 7 साल वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के दौरान भी उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं जनता के लिए। ठीक है, तो ठीक है समीर, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो यहाँ पर नौशहरा से क्योंकि रविंद्र रैना अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। एक बार श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। तारिक हमीद कर्रा सरोज वहां से आज अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। श्रीनगर में किस तरह की हलचल आज रहने वाली है और कितने बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तारिक हमीद कर्रा? जैस्मिन, देखिए, अगर हम बात कर ले जो एक्चुअल सरगर्मियां थी वो कल थी। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स थे मोस्टली वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, उन्होंने कल अपना नामांकन भरा हुआ है यहाँ पे डीसी ऑफिस और एसएमसी ऑफिस में। हम बात कर ले तारिक हमीद कर्रा की, आज लास्ट डे है नॉमिनेशन पेपर्स का सेकंड फेज के लिए। और हमीद कर्रा जो है हाल ही में जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो तारिक हमीद कर्रा जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है सेंट्रल शाल्टेंग की, जो पहले बटमालू की सीट भी हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद अब वो सेंट्रल शाल्टेंग में काउंट होती है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 9 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं सेंट्रल शाल्टेंग से, जिसमें एक बड़ा नाम है अब्दुल कयूम जो पीडीपी के हैं, एक थिंक टैंक भी माने जाते हैं। और उसके मजीद जो है बाकी सब इंडिपेंडेंट्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, देखिए जैस्मिन, 47 सीट्स हैं कश्मीर में, 90 सीट्स में से, जिस पर से अभी तक 428 नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं और जिसमें से 36 ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हर सीट पे स्पेशली कश्मीर खित्ते में 10 से 11 कैंडिडेट्स हैं। कंपटीशन टफ है इस बार, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल स्पेस मिली है यहाँ के नए पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडर्स को, उन्होंने बहुत बखूबी इस बार असेंबली इलेक्शन में उसको कैपिटलाइज किया है। तो किस तरह से आगे डेवलपमेंट्स होती रहेगी जैस्मिन, आपको बताते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सरोज, आपके पास दोबारा आऊंगी मैं, और बडगाम का एक बार रुक कर लेते हैं। आबिद हुसैन मेरे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। आबिद, उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से नॉर्थ कश्मीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो कड़ी शिकस्त वहां पर उन्हें मिली, लेकिन बडगाम में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? और उमर अब्दुल्ला क्योंकि गांधरबल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, बडगाम से भी आज अपना पर्चा भरेंगे, किस तरह का माहौल और कितने बजे पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने? जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने आप डिसाइड किया है सेंट्रल कश्मीर से ही अपना जो नॉमिनेशन है वो भरे, पहले गांधरबल और अब बडगाम, क्योंकि बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सरदर्द बना हुआ है। बडगाम में जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, खासकर जब आगा सईद हसन जो हुर्रियत लीडर भी है, जो शहरी के सदर भी है, उनके वर्जन ने, उनके बेटे ने जब पीडीपी ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमू में उदासी छा गई, थोड़ा बहुत टेंशन हुई। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन है। कल शाम को पार्टी की जानिब से ऑर्डर आया, पार्टी ने ये डिसाइड किया अब उमर अब्दुल्ला बडगाम से इंतखाबात लड़ेंगे। इससे पहले आगा सईद महमूद, उनको यहां पर बतौर लीडर देखा जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो पार्टी ने फैसला लिया और उमर अब्दुल्ला को यहां पर फील्ड किया। ये दिखा रहा है बडगाम, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी इंपॉर्टेंट सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। ये वो सीट है जो मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जिस सीट से लड़ रहे हैं, और पिछले 3 जो इलेक्शंस हुए वो एनसी के खाते में गए, और ये बैकबोन माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है, पार्टी को लग रहा था यहाँ का जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए अब पार्टी इस सीट को खोना नहीं चाहती है। तो शायद अब इसी वजह से उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर लाया गया है, यहाँ से आज वो अपना पर्चा भी नामजदगी दाखिल
करेंगे, क्योंकि कई तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमने देखा, कई सारे नए चेहरे मैदान में है और कहीं ना कहीं जो अगर हम देखेंगे ये मुकाबला काफी टफ होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बड़गाम में बात करेंगे मुकाबला कांटे का रहने वाला है। अपनी पार्टी के जो चीफ तर्जुमान है बडगाम का जिक्र अगर किया जाए तो डीलिमिटेशन के बाद यहाँ की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली हैं। ज्योग्राफिकली भी यहाँ का कुछ एरिया है जो डिवाइड हुआ है सेंट्रल और नॉर्थ में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी उस चीज का असर देखा जा रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला कितने मजबूत नजर आएंगे बडगाम में एज कंपैरेटिवली गांधरबल? मैं अगर हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बडगाम में मुकाबला लग रहा है, जिस तरह से बडगाम में कैंडिडेट्स मैदान में है, तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने वाला है। अच्छा। क्योंकि डिलिमिटेशन जो हुई जो बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि इसके साथ कुछ ऐसे इलाके जुड़े जो एनसी के फायदे में है। तो मगर ये फायदा तब होगा जब लोग वोट डालेंगे और ये उसी दिन पता चलेगा किस पार्टी के हक में कितने वोट आए। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला यहाँ पर नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की टेंशन थी यहाँ पर इस सीट को हारना नहीं है, इस सीट को जीतना है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है उमर अब्दुल्ला को यहाँ इस वजह से लाया गया है ताकि यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कैडर है वो बचा रहे, वो वहां पर मौजूद रहे। क्योंकि मैं फिर से बताऊं ये बैकबोन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बडगाम, और काफी सारे जो इलेक्शंस है यहाँ पर काफी सारे जो वोट्स है वो एनसी के खाते में गए। जिस तरह से आपको पता है हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, इंजीनियर रशीद की वेव चली और भारी तादाद में उन्होंने वोट किया, लेकिन बडगाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके बावजूद भी लीड ली। हालांकि नॉर्थ से उमर अब्दुल्ला हारे, लेकिन मेहदी रूहुल्लाह को वहां पर किस तरह से समर्थन मिला ये हम सब ने देखा और उसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे थे। क्या वही रीजंस, वही फैक्टर्स उमर अब्दुल्ला के हक में भी जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आबिद, सरोज एक बार फटाफट से बता दें कि शालचेन में कितना कड़ा मुकाबला रहने वाला है पीडीपी और कांग्रेस के बीच, और क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, इंडिया अलायंस वहां पर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल शाल्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है वो तारिक हमीद कर्रा को दी गई है। देखिए डीलिमिटेशन से पहले जब हम सेंट्रल कश्मीर शाल्टिंग की बात करते हैं तो ये बटमालू सीट आती थी, तो बटमालू सीट जो है वहाँ से तारिक हमीद कर्रा का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है और हमेशा इलेक्शन वहाँ से लड़ा है, जीता है। लेकिन इस बार जो है डायनेमिक्स काफी ज्यादा चेंज हो गए। वो इसलिए है कि डीलिमिटेशन के बाद जो ये बटमालू की सीट सेंट्रल शाल्टिंग में तब्दील हुए, इसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं, ये सीट जो है ये मिरगुंड तक आती है। तो मिरगुंड जो है वो पहले बांडीपोरा के साथ आता था, अभी गांधरबल के साथ आ रहा है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्ले करेंगे वहां पे। लेकिन अगर हम कुल मिला के बात करें तो दो बड़े दावेदार है, एक अब्दुल कयूम है जो पीडीपी से, और मुकाबला इन्हीं दो के बीच में रहेगा, तारिक हमीद कर्रा और अब्दुल कयूम के बीच। ठीक है, ठीक है। समीर, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, कितना कड़ा मुकाबला और कितनी कड़ी चुनौती रविंद्र रैना के लिए यहाँ पर रहने वाली है? हालांकि जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो भाजपा अपने आप को वहां पर मजबूत मानती है, जम्मू भाजपा का गढ़ कहा जाता है, कई सालों से वहां पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में रविंद्र रैना के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में है, 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है? देखिए बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट। और जब से कल शाम से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने कई लोगों से यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि देखिए रविंद्र रैना तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन सुरेंद्र चौधरी को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। एक वो पुराने नेता हैं, यहाँ पे 2 चुनाव पहले भी वो लड़े हैं। अगर हम 14 की बात करें तो 10,000 वोटों से वो यहाँ पे हारे थे रविंद्र रैना से, तब वो पीडीपी टिकट पे थे, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर हैं। अगर हम पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करें, देखिए कांग्रेस का सपोर्ट है, और 2 लोग जो हैं अभी कांग्रेस में वापस आए हैं। एक थे डॉक्टर रमेश जो कि पहले मिनिस्टर थे, उनके जो परिवार के लोग हैं वो अब दोबारा वो कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस में वापस। और दूसरे राधेश्याम शर्मा जो कि एमएलए रहे हैं 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो उठे हुए थे, वो भी वापस आ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो ये 2 लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने हैं, उनकी वजह से भी जो रविंद्र रैना के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन रविंद्र रैना की अपनी एक छवि है, बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एक छोटा सा बात करता हूँ, कश्मीरी लाल जी हैं, बहुत पुराने यहाँ पे सपोर्टर हैं बीजेपी के। तगड़ा मुकाबला आप मानते हैं? मैं इसको तगड़ा नहीं मानता। आज के इसमें शो हो जाएगा आपको क्या है, कहाँ क्या है, आज ही पता चल जाएगा। सुना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड जो बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की डिमांड नहीं पूरी हुई है। नहीं, वो तो नजदीक ही ऐसा जहाँ से 4 किलोमीटर है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मांगते हैं?
मैं तो जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ भी नजदीक है और जहाँ भी नजदीक है। ठीक है सेंटर जी जी क्या समीर समस्याएं हैं जो आपको लगता है क्या? समस्या कुछ नहीं रह गई। हमने वो टाइम देखा जी, है, जी। एक मिनट। हमने वो टाइम देखा है 60-70 साल में कि कोई गांव में बीमार हो जाता था, उसको इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, फिर ग्राही समिति है ना, ग्राही करते थे गांव से और उस आदमी का इलाज कराते थे। बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का चेक हमारे हर आदमी बिल्कुल के यानी जेब में डाला हुआ है। नंबर 2, कहीं ना कहीं लोग यहाँ बारिश मानते हैं कि विकास हुआ है, परिस्थितियां पहले से बदली हैं